जब ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध की स्थिति है। मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों ने मिलकर चर्चा की है। पिछले महीने रूसी प्रधानमंत्री से मिले थे पेजेश्कियान, और ऐसे में रूस जब ये साफ कर चुका है, पुतिन जब ये साफ कर चुके हैं कि ईरान का वो साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर, पुतिन से मिले हैं पेजेश्कियान और दोनों की ये मुलाकात खास कही जा रही है। इजरायल और ईरान में तनाव की स्थिति, और ये तनाव हर दिन के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस ईरान साथ साथ आ गए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में पुतिन पेजेश्कियान में महामंथन भी हुआ है इस युद्ध की स्थिति को लेकर। तुर्कमेनिस्तान में पुतिन से मिले हैं पेजेश्कियान, दोनों के बीच में ताजा हालात पर बात हुई है, और बात हुई है तो जाहिर सी बात है रणनीति भी तैयार हुई है। मुलाकात के मायने अब क्या निकाले जा रहे हैं इस युद्ध के हालात के बीच में, ये भी जान लीजिए। इजरायल का हमला किसी भी वक्त हो सकता है, जो कि हो भी रहा है रह रहकर। ऐसे में ईरान को ताकतवर देश की जरूरत है। रूस के पास में आधुनिक एयर डिफेंस है, और रूस जिस तरीके से सपोर्ट की बात ईरान को कर रहा है, ईरान इस युद्ध में मजबूत हो रहा है एक एक करके। जो सपोर्ट उसके साथ है उसके बल पर, और ईरान इसीलिए इजरायल को ये तबाही की धमकी देता भी रहा कि ऐसे हमले का जवाब दिया जाएगा कि इजरायल भी याद रखेगा। रूस भी खुलकर सामने आ गया। ईरान को मिली है पुतिन की पावर, कैसे आप जानिए। इसमें हथियार कौन कौन से हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें, सुपरसोनिक जंगी जेट इसमें है, एटम बम है। अमेरिका से ईरान डरेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जो इजरायल का सीधे सीधे सपोर्ट भी कर रहा है और ईरान को पीछे हटने की चेतावनी भी दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि इजरायल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है। इजरायल के साथ में खुलकर खड़ा हुआ है अमेरिका, लेकिन यहाँ रूस के खुल के समर्थन करने के साथ अब ईरान की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब ईरान में रूस की मदद पहुंचेगी तो कैसे ईरान की पावर बढ़ जाएगी, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन जंग में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। यूक्रेन, जहां पर रूस यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से 2.5 साल से ज्यादा का युद्ध हो गया है, अब यहाँ ईरान ने रूस की भी मदद की है। रूस को फतेह 110 दिया गया, फतेह 360 की खेप भेजी गई। जंग में रूस को जुल्फिकार सिस्टम भी दिया, रूस को शाहिद 136 ड्रोन की भारी सप्लाई भी की। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जब यूक्रेन को नेटो देशों का साथ मिलता रहा, अमेरिका का साथ मिलता रहा, तो यहाँ रूस को सपोर्ट करने वाला ईरान रहा। और अब कहते हैं ना कि जो मदद की गई उसका बदला चुकाने की कीमत, या फिर ये कहिए बदला चुकाने का वक्त अब रूस के सामने है। और पुतिन और पेजेश्कियान की जो मुलाकात है कई मायनों में खास और अहम बताई जा रही है। ईरान ने रूस की मदद की, और अब रूस ईरान के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है, और ये सपोर्ट अलग अलग तरीके से रूस ईरान के लिए करने वाला है। वो भी तब जब इजरायल की तरफ से ईरान को सीधे सीधे धमकी दी गई है, और नतीजा हम देख रहे हैं। गाजा में तो भारी तबाही है ही, उधर लेबनान में, बेरूत में भी भारी तबाही इजरायल के हमलों के बाद में देखी गई है। अब इन सब के बीच में, जंग के बीच, ईरान को अलग थलग करने की तैयारी भी हो रही है। कैसे हो रही है, क्या रणनीति है, ये भी जानिए। यूरोपीय यूनियन ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा, जो जानकारी मिल रही है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने पर सोमवार तक फैसला भी संभव है कि हो जाएगा। यानी ईरान को युद्ध में पछाड़ने, पीछे करने की तैयारी अलग तरीके से इजरायल की तरफ से स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। जंग के बीच में ईरान को अलग थलग करने की तैयारी भी सामने आ रही है। यूरोपीय यूनियन ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा। अब प्रतिबंध लगाएगा, सोमवार तक फैसला भी इस पर काफी हद तक पॉसिबल है कि हो जाए, चांसेस इसके हैं। महायुद्ध का ये मैदान है, अलग अलग देश एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इजरायल के सपोर्ट में भी कई अलग अलग देश, और उसी तरीके से वाइस वर्सा ईरान के सपोर्ट में भी अलग अलग देशों की ताकत है, शक्ति है, जिसका नतीजा अब ये माना जा रहा है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर ये टकराव, ये युद्ध के हालात इसी तरीके से बने रहे तो क्या दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखने वाली है? क्या दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर इन देशों के टकराव को देखा जाए? इन सभी के बीच में इजरायल में ईरान पर हमले का प्लान भी तैयार किया गया है। किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। हमले को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। ईरान पर हमले को लेकर विस्तार से चर्चा इसमें की गई है। बड़ी ये मीटिंग हुई जिसमें बड़े अधिकारियों का भी जमावड़ा रहा है। करीब करीब 5 घंटे की ये मीटिंग रही है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, इजरायल की तरफ से सिक्योरिटी कैबिनेट की ये मीटिंग रही है।
सिक्योरिटी कैबिनेट ने तय किया है कि ईरान को कैसे, किस दिशा से और किस तरीके से हमला करना है जो ईरान पर चोट सबसे ज्यादा लगे। अब इन सब के बीच में इजरायल का बफर प्लान क्या है, ये भी जानिए। आईडीएफ सभी पड़ोसी देशों में बफर वॉल बनाएगी। गाजा, लेबनान, सीरिया में बफर जोन की तैयारी अब आईडीएफ की है। आईडीएफ दुश्मन देशों की जमीन पर कब्जा करेगी। कब्जा की गई जो जमीन है वहीं पर बफर जोन बनाया जाएगा। मिस्र में कूटनीति के जरिए ये बफर जोन बनाने की कोशिश हो रही है। बफर जोन में सेना, एयर डिफेंस की तैनाती होगी। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकने का ये बफर प्लान है, यानी जिन जिन प्रॉक्सी के सहारे ईरान इजरायल को धमकी देता रहा, क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जमीनें आपस में मिली नहीं है ईरान और इजरायल की, और ईरान इसीलिए अलग अलग प्रॉक्सी देशों के सहारे इजरायल को धमकाता रहा और उन्हीं के बल पर यह कहता रहा कि इजरायल इस युद्ध की कीमत चुकाएगा और ऐसा अंजाम होगा जो भुगतेगा इजरायल। हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये साफ साफ चेतावनी कई बार इजरायल को दी गई है, लेकिन इन सब के बीच में अब बफर प्लान तैयार कर लिया गया है, यानी कि प्रॉक्सी देशों में जाना आईडीएफ का, वहां जमीन कब्जाना, वहां अपनी सेना और अपने एयरफोर्स को जमाना, ताकि बफर प्लान तैयार हो सके। जिन देशों की जमीन का इस्तेमाल इजरायल पर हमला करने के लिए होना था, उन्हीं देशों में जाकर आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स के जरिए अपने लिए जमीन बनाई जाएगी और उसी जमीन का इस्तेमाल फिर इस युद्ध में होगा। ये बफर प्लान तैयार किया गया है। बफर जोन तैयार करने की कोशिश में अब आईडीएफ नजर आ रही है। अलग अलग देशों में जाकर ये तैयारी अब आईडीएफ की होगी। अब जिस तरीके के हालात यहाँ ईरान और इजरायल के बीच में हैं और जो प्रॉक्सी देश हैं जिनके साथ में ईरान इजरायल को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नुकसान भी दो तरफा ही यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ईरान और उसके प्रॉक्सी देश भी इस नुकसान को झेल रहे हैं और इधर इजरायल पर भी अच्छा खासा नुकसान देखा गया है। लेकिन कौन आगे कौन पीछे, क्या युद्ध आगे और ज्यादा भीषण होगा या क्या शांत हो जाएगा, क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, ऐसे कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मनन द्विवेदी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं, कर्नल संजीव सिरोही मेरे साथ में हैं, आपका भी स्वागत। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इन युद्ध के हालात को आप कैसे समझ पा रहे हैं? अगर बात सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच की होती तो शायद ये आप कह पाते हैं कि हाँ, इजरायल ज्यादा ताकतवर है और ईरान उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन रूस का सपोर्ट मिल जाना, प्रॉक्सी देशों के सहारे जो ईरान लगातार इस युद्ध में धमकी इजरायल को दे रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये टक्कर और ज्यादा भीषण होगी? और अगर भीषण होगी तो क्या दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखने वाली है? जी हाँ, पुतिन और पेजेश्किन के बीच में जो बातचीत हुई है उससे दोनों देश और नजदीक आ गए हैं। दोनों देश जो हैं अब इस चीज पर कॉमन सहमति है कि उन्हें इजराइल के विरुद्ध और अमेरिका के विरुद्ध जॉइंट एफर्ट करके युद्ध लड़ना पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि रूस और व्लादिमीर पुतिन अभी भी यूक्रेन के युद्ध में बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं। रूस की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो हर रोज जितने बम, गोले, रॉकेट, मिसाइल तैयार करती है वो तुरंत यूक्रेन के युद्ध में खप जाते हैं। तो ऐसे हालत में अब क्या रूस ईरान को सैन्य सहायता दे पाएगा, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन दे पाएगा, इसके बारे में शक है। हाँ, ये हो सकता है कि रूस ईरान को थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस जानकारी दे दे, या दुनिया में जो डिप्लोमेटिक कैडर है रूस का, अलग अलग एम्बेसीज हैं, वो शायद एक राजनीतिक कूटनीतिक दृष्टि से ईरान की मदद करें। लेकिन रूस की फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी तरह से ईरान के समर्थन में जंग में कूदेगी, उसकी फिलहाल कोई आबो हवा यानी सुगंध या गंध आ नहीं रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी ऐसे कोई चांसेस आपको नजर नहीं आ रहे हैं। मनन द्विवेदी जी, अगर यहाँ बफर प्लान तैयार कर लिया गया इजरायल की तरफ से, वो भी उन देशों में जाकर जिन देशों के दम पर ईरान अभी युद्ध में एक के बाद एक धमकियां दे रहा है, यानी कि प्रॉक्सी देशों में जाना, वहां जमीन कब्जाना,
और ये आईडीएफ के लिए कोई मुश्किल बात भी नहीं है। उन्हीं देशों में जाकर जमीन को कब्जाना और फिर वहां बफर प्लान तैयार करना, यानी कि जहां से हमला इजरायल पर होना था वहीं रहकर उन प्रॉक्सी देशों पर हमला करने की तैयारी अब आईडीएफ की है। कैसे देखें इसे? जी, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये बेसिकली पूरी तरीके से अगर इतिहास में हम झाँकें, तो हम पाएँगे कि ये अब ब्रिटेन ने इसको डेवलप किया पूरे क्राइसिस को। बेल्फोर डिक्लेरेशन 1914 में हुआ, जिसके अंदर अगर ब्रिटेन चाहता और बड़ी शक्तियाँ चाहती, तो वो पूरी तरीके से इज़राइल और पैलेस्टीन को टू नेशन सॉल्यूशन की जो बातचीत नरेंद्र मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं, भारत सपोर्ट करता है और विश्व के ज्यादातर राष्ट्र सपोर्ट करते हैं, तो टू नेशन सॉल्यूशन कब का हो जाता। पर अगर हम ईरान इजराइल की बात देखें, तो हम उसमें ये पाएंगे कि 1979 में जो पहलवी का राज खत्म हुआ, उससे पहले ये दोनों राष्ट्र ईरान और इजराइल यूएस के काफी क्लोज थे और कोल्ड वॉर के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। रिलेशनशिप इजराइल और ईरान की कभी अच्छी नहीं रही, कल्चरली सेपरेट रहे, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली भी सेपरेट रहे। पर उसके बाद तो आप जो चीज है, कई लेबनान वॉर हो चुकी। 2006 में अगर हम जाएं, तो हम पाएंगे कि 2006 में भी इसी तरीके भीषण युद्ध हुआ था और उसके बाद 2024 में हम अपने सामने ये देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से 1914 और 1939 की तरह वर्ल्ड एक तरीके प्रेसिपाइस पे एक तरीके के पलटने के दौर में है, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका, जो मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा नहीं होगा, पर अगर कहीं पर भी इजराइल ने, जैसा कि आपने कहा, आपके चैनल ने कहा, कहीं पर भी अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर सीधा पलटवार किया, तो और जिस तरीके से लैंड वॉर का इनिशिएशन हो ही चुका है लेबनान में, ऐसा ईरान में भी किया अगर इजराइल ने, जब जिसकी नेतान्याहू धमकी दे चुके हैं, और ये मात्र गीदड़ भभकी नहीं है नेतान्याहू द्वारा, तो वर्ल्ड वॉर 3 या फिर इसमें बड़े पावर्स का इन्वॉल्वमेंट जैसे अमेरिका, रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और इस बात से मैं पूरी तरीके से ताल्लुक रखता हूं कि रशिया अभी मदद करने की स्थिति में नहीं है ईरान की, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और रशिया खुद चीन से और नॉर्थ कोरिया से वेपनरी और इक्विपमेंट ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट जोन के का जब जुड़ाव हो जाता है, तभी विश्व युद्ध होता है। तो मुझे लगता है वेस्ट एशिया में जहां तक हम देखें, तो एक अंतिम बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक चीज होती है जिसको इजरायली स्कॉलर्स ने आगे बढ़ाया है एकेडमिक्स में, वो कहलाता है पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मॉडल, राजनीतिक द्वंद्व मॉडल और फ्रेमवर्क, जिसके तहत जो स्टेट एक्टर होता है जैसे कि इजराइल है, और जो नॉन स्टेट एक्टर होता है जैसे कि हमास, यमन के हूती रिबेल्स हुए, हिजबुल्ला हुए, या फिर सीरिया के अपोजिशन रिबेल मेंबर्स हुए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, तो ये किसी तरीके से स्पेक्टेकुलर इफेक्ट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, ताकि विश्व का सारा ध्यान आकर्षण उस कॉन्फ्लिक्ट जोन पे आ जाए। तो मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर ईरान और इजराइल के बीच अगर जमीनी युद्ध होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाहरी शक्तियां शामिल होंगी और विश्व युद्ध के घातक परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। अब ये घातक परिणाम रोकने की तैयारी या रोकने की कोशिशें अलग अलग स्तर पर हो चुकी हैं, और अलग अलग स्तर पर अगर युद्ध को रोकने की या इन दोनों को समझाने की कोशिश होती है, तो फिर हमें याद आता है रूस यूक्रेन का युद्ध। वहां भी मध्यस्थता करने की कोशिश, या फिर रूस यूक्रेन को समझाने की, यानी कि पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन उसका नतीजा ये है कि अब 2.5 साल से काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है। युद्ध ना तो रुका है ना थमा है, बड़ी तबाही यूक्रेन में देखी गई और नुकसान रूस को भी हुआ है। कर्नल संजीव सिरोही, जो अभी हालात बने हुए हैं, इन सब के बीच ही अटैक्स की तैयारी, प्लानिंग हो रही है, युद्ध के हालात में कैसे एक दूसरे की तबाही ज्यादा हो और अपना कैसे बचाव हो युद्ध के हालात में, चाहे वो इमरजेंसी हालात में मेडिकल सुविधाएं हो, खाने पीने का सामान हो, या फिर अंडरग्राउंड बंकर्स हो, इन सभी की तैयारी तो इजरायल में हो रही है। नेतन्याहू खुद बंकर में चले गए अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन उधर ईरान पर, लेबनान पर, गाजा पर युद्ध लगातार हो रहे हैं, हमले लगातार हो रहे हैं।
अंजाम होगा क्या? रचना जी, सबसे पहले ही जो आपने ये कहा है ये बहुत गंभीर समस्या है। और जैसे कि पहले जो स्पीकर्स थे उन्होंने भी बोला है, जो पहला तो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि रशिया मदद ईरान की नहीं कर सकता हथियारों से। और ईरान जो रशिया को अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो जो ईरान के जो हथियार रशिया को जा रहे थे वो भी बंद हो जाएं, क्योंकि ईरान का अपना फ्रंट खुल जाएगा। नंबर वन। दूसरा ये है कि ये जो तैयारी चल रही है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, मुझे अपना मेरा निजी ओपिनियन ये है कि इजराइल हमला तो करेगा जरूर। अभी सिर्फ ऑप्शंस इजराइल के पास ये है, वो कौन से दिन करेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसके टारगेट क्या हो। क्या वो टारगेट न्यूक्लियर साइट्स होगी, क्या वो टारगेट जो ऑयल रिफाइनरीज होगी या ऑयल साइट्स होगी, और क्या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सिर्फ डिबेट इस चीज के ऊपर है। और पिछले कई दिनों से जो है इजराइल की जो कैबिनेट मीटिंग है वो भी चल रही है, उसमें भी इस चीज पे बहुत बड़ा मंथन चल रहा है कि क्या क्या टारगेट यूज, किन किन पे हमला किया जाए, और अगर हमला करते हैं तो उसका रिपरकशन, उसका क्या असर पड़ेगा, और उस असर के लिए हमको किस तरह तैयार रहना है। हालांकि अमेरिका बार बार इजराइल को बोल रहा है कि आप हमला मत करना, आप हमला मत करना, लेकिन बेंजामिन नेतान्याहू एक ऐसे लीडर हैं, अब उन्होंने अपना प्लान भी अमेरिका के साथ शेयर करना बंद कर दिया है। वो अभी कुछ शेयर नहीं कर रहे, उनका जो प्लान है वो इजराइल को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। इसलिए अमेरिका भी जो हवा पे तीर चला रहा है, लेकिन अमेरिका का उधर जो अरब देश हैं वो भी अमेरिका को गुहार लगा रहे हैं कि आप इजराइल को रोको। अगर इजराइल ने उनकी ऑयल रिफाइनरीज लेकिन इन ऑयल सबके बीच में क्या वाकई ये युद्ध रोकने की मंशा अमेरिका की है? क्या इजराइल को वाकई रोक पाएगा? क्योंकि इजराइल तो रुकने वाला नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार युद्ध के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इन सबके बीच में, जंग के बीच, ईरान को अलग थलग करने की तैयारी है। यूरोपीय यूनियन ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा, जो जानकारी मिल रही है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने पर सोमवार तक फैसला काफी हद तक पॉसिबल है कि सामने आ भी जाए। यानी ईरान को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाने की या पीछे धकेलने की तैयारी हो रही है। ईरान पर हमला कभी भी हो सकता है, जिसका जिक्र अभी कर्नल संजीव सिरोही ने भी किया कि हमला तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, किस तैयारी के साथ होगा, और कहां पहले बड़ी तबाही देखने को मिलेगी, ये अब देखना दिलचस्प है। क्योंकि लगातार जो सिक्योरिटी मीटिंग है वो तो इजराइल में चल रही है। अब ईरान पर हमला कभी भी कैसे भी हो सकता है। इजराइल में सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, लंबी ये मीटिंग रही है। ईरान पर हमले को लेकर विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। पूरे कैबिनेट ने हमले का समर्थन किया है, यानी कि पूरा कैबिनेट एकजुट होकर ये कह रहा है कि हाँ, ईरान पर हमला होना चाहिए। मीटिंग को लास्ट मीटिंग का नाम दिया गया है, यानी कि अब इसके बाद भीषण हमला हो सकता है। टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र भी हैं। फार्दो परमाणु संयंत्र पर सबसे बड़ा हमला संभव है, यानी कि वही बात है जिसका जिक्र भी कर्नल संजीव सिरोही जी ने किया। टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र हैं, और ऐसे में अगर ये युद्ध भीषण होता है, क्योंकि लास्ट मीटिंग, इस सिक्योरिटी मीटिंग को लास्ट मीटिंग नाम भी दिया गया है। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर ये हमले इसी तरीके से भीषण होते हैं, क्योंकि जब जब युद्ध के हालात होते हैं, युद्ध की स्थिति होती है, हम दशकों नहीं सैकड़ों साल पीछे चले जाते हैं। और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देशों की बात है, अलग अलग देश इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और ऐसा नहीं है कि जो इन्वॉल्व नहीं है उन पर असर नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बुराई पर अच्छाई की विजय का जो प्रतीक पर्व है, विजयदशमी और दशहरा, उसकी मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो आपने अब प्रश्न पूछा है, उस संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि ईरान के ऊपर इजराइल का जो हमला है वो इमिनेंट है, वो किसी भी समय हो सकता है, और एक निसंदेह एक बड़ी कार्रवाई इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर की जाएगी। और ईरान ने 1 अक्टूबर को जिस तरीके से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से इजराइल को टारगेट किया था, उसका एक माकूल जवाब, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, और उससे भी कहीं बड़ा रिस्पांस वो इजराइल करने जा रहा है। इजराइल अपने बड़े रिस्पांसेस के लिए जाना जाता है, और ये हमला, जैसा कि मैंने कहा, कभी भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमला इजराइल के द्वारा ईरान पर किया जाएगा, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लोज कोऑर्डिनेशन से ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संभव नहीं है इजराइल के लिए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के बिना सीधी कोई ईरान में कार्रवाई करते। वो नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध तो कर सकता है, उसने किया भी है।
हिजबुल्ला और हुती के खिलाफ कई ऐसे ऑपरेशंस इजराइल ने कंडक्ट किए हैं कि जिसके के बारे में बहुत सूचना अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दी गई, और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इसको लेकर के अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा असंतोष है। लेकिन ईरान के विरुद्ध सीधी कार्रवाई जो अब इजराइल करने जा रहा है वो तब तक संभव नहीं है जब तक अमेरिका की उसे हरी झंडी न मिले। और उस संदर्भ में दोनों ही सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के बीच में, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक गहरा विचार मंथन चल रहा था। और इस संदर्भ में लगातार जो टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ वर्कआउट कर रही थी। और जैसा कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा लगातार इस बारे में अपडेट्स भी दी जा रही है, और कि वो लगातार इजरायली सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के संपर्क में है। लेकिन अमेरिका इस बात की ये सलाह दे रहा है ईरान को कि उसको हमला तो अवश्य करना चाहिए, और अमेरिका लगातार इस बात को 1 अक्टूबर से कहता रहा है कि इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो ईरान के ऊपर वो बड़ी कार्रवाई करे, बड़ा हमला करे। लेकिन अमेरिका की ये सलाह होगी कि इजराइल को ये जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके का करना चाहिए कि इससे इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये कोई क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए, ये कोई स्टेट टू स्टेट वॉर, फुल ब्लोन वॉर, ऑल आउट वॉर में न बदल जाए। इस बात को इजराइल को ध्यान में रखना होगा। और यदि रचना जी इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि ये पूरा इजराइल का जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है वो अगर क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही खराब डेवलपमेंट होगा। विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स है वो सिवियरली इम्पैक्टेड होंगी। और जाहिर है कि जो पहले से ही रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स प्रभावित रही हैं, और इस युद्ध के छिड़ जाने की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक जो अस्थिरता आएगी उसका पूरा वैश्विक असर पड़ेगा, और वो अमेरिका नहीं चाहता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर इस युद्ध का और इस युद्ध की स्थिति का असर होगा। यूके देवनाथ सर, अगर जिस बफर प्लान का हमने अभी जिक्र किया, अगर वो बफर प्लान कामयाब होता है, अगर आईडीएफ वाकई उन प्रॉक्सी देशों की जमीन पर जाकर कब्जा करता है, फिर उसे बफर जोन बनाता है, तो ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है। साथ ही साथ ये जो अलग अलग प्रतिबंधों की तैयारी ईरान पर हो रही है, ये क्या इसे हम ऐसे समझे कि हर तरीके से बस चोट करना चाहता है इजराइल और पीछे से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका? रत्ना जी, ये जो बफर प्लान बनाने की योजना इजराइल बना रहा है, इस तरह की योजना इजराइल 70 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले भी कर चुका है। अगर वो एक बफर जोन बनाना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि बफर जोन वेस्ट बैंक में बनेगा नहीं जॉर्डन के साथ, क्योंकि वहां पे जॉर्डन रिवर क्लियर कट डिमार्केशन है। जाहिर बात है कि बफर जोन जो है दक्षिण में गजा के पास, वहां पर भी जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि सनाई डेजर्ट में इजिप्ट के साथ क्लियर कट डिमार्केशन है। तो बफर जोन बनेगा कहाँ? उत्तर में गोलान का जो एरिया है उसको ऑलरेडी इजराइल ने